गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम यहाँ पे आपको सिक्के के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दिए हैं, अब यहाँ पे अभिलेख के बारे में आपको बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अभिलेख होता क्या है। तो अभिलेख किसी भी हार्ड सरफेस पर लिखी हुई चीज़ को अभिलेख कहते हैं। किसी भी हार्ड सरफेस पर लिखी हुई चीज़ को अभिलेख कहते हैं। जैसे कि छीनी हथौड़ा से पत्थरों पे लिखते हैं तो उसे अभिलेख कहते हैं। ठीक है। जैसे कि ताम अभिलेख कॉपर ज़्यादा मिले हैं। अभिलेखों में ताम अभिलेख जो कॉपर है वो ज़्यादा मिले हैं। और मेहरौली स्तंभ जो दिल्ली में है, जो हार्ड सरफेस पर लिखी हुई चीज़ आता है। यहाँ पे पहले पॉइंट पे चलते हैं। इनके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र एपिग्राफी कहते हैं और इनकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र एलिग्राफी कहते हैं। तो इसके अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। आपको एग्ज़ाम में पुरालेख शास्त्र ना पूछकर एपिग्राफी के नाम से पूछा जाएगा। सेकेंड देखते हैं, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्व्स इंस्क्रिप्शनम इडिकेरम नामक ग्रंथ माला में संकलित करके प्रकाशित किए गए हैं। ठीक। सबसे प्राचीन अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं। जो सबसे प्राचीन अभिलेख जो हैं वो हड़प्पा की संस्कृति के मोहरों पर मिलते हैं, जिसे हम पढ़ नहीं सकते हैं। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक के जितने भी अधिकतर अभिलेख हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसमें है, ब्राह्मी लिपि में है। देखिए पूरे नहीं, अधिकतर में ब्राह्मी लिपि में है। केवल उत्तर पश्चिम में भारत में मिले कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। जो उत्तर पश्चिम जो भारत है उसमें मिले कुछ अभिलेख जो हैं वो खरोष्ठी लिपि में है। खरोष्ठी लिपि फारसी लिपि की भांति दाईं से बाईं ओर को लिखी जाती है। जो खरोष्ठी लिपि होती है वो फारसी लिपि की तरह दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने पढ़ा। जो ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने पढ़ा। किस सन में? 1897 ईस्वी में वो पढ़ा। अशोक के कुछ अभिलेख एरामाइक लिपि में हैं। जो अशोक के जितने भी अभिलेख हैं वो इसके कुछ अभिलेख जो हैं वो एरामाइक लिपि में हैं। अभिलेख में कई वर्गों में बांट सकते हैं। अभिलेखों को हम कई वर्गों में बांट सकते हैं, जैसे कि सरकारी अभिलेख और निजी अभिलेख। अब यहाँ पर जान लेते हैं सरकारी अभिलेख और निजी अभिलेख में क्या है। सरकारी अभिलेख या तो राजकीय की लिखी हुई प्रशस्तियाँ हैं या भूमि अनुदान पत्र। सरकारी अभिलेख है वो तो या तो राजकीय अभिलेख या तो सरकारी अभिलेख या तो राजकवियों की निजी हुई प्रशस्तियाँ हैं या भूमि प्रशस्तियाँ मतलब प्रशंसा। समुद्रगुप्त का प्रयोग अभिलेख है। समुद्रगुप्त का जो भी प्रयोग किया गया है वो अभिलेखों में किया गया है। भूमि अनुदान पत्र अधिकतर तांबे की चादरों पर उत्कीर्ण है। जो भूमि अनुदान पत्र है वो अधिकतर तांबे की चादरों पर उत्कीर्ण है। बड़ी संख्या में पूर्व मध्यकालीन भूमि अनुदान पत्र मिलने से यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो सबसे बड़ी जो संख्या है उसकी जो पूर्व मध्यकालीन भूमि अनुदान हुए हैं पत्र मिलने से, मतलब कि जो पूर्व मध्यकालीन भूमि अनुदान जो पत्र जो मिले हैं उसका यह निष्कर्ष निकाला गया कि भारत में पूर्व मध्यकाल लगभग 600 से लेकर 1200 ईस्वी में सामंतीय अर्थव्यवस्था स्थापित हो गई थी। मतलब कि जब पूर्व मध्यकालीन भूमि अनुदान पत्र जब मिले हैं, इसका जब निष्कर्ष निकाला गया था तो सामंतीय अर्थव्यवस्था स्थापित हो गई थी। उस समय भारत में पूर्व मध्यकाल में जो सामंतीय अर्थव्यवस्था स्थापित हो गई थी। जैसा कि अभिलेख आपका कंप्लीट होता है और कल मैं आपको वीडियो साहित्यिक स्रोत के बारे में आपको डालूँगी। तो पहले ये जाना था साहित्यिक स्रोत कितने भाग में बटे हुए हैं। साहित्यिक स्रोत 2 भाग में बटे हुए हैं, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य।
धार्मिक साहित्य के कोई भी पार्ट्स नहीं हैं। धार्मिक साहित्य में 3 पार्ट्स को बांटे गए, ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य। इसके बारे में कल हम वीडियो बनाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल अगर पसंद आएगा प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।